तो एक बार फिर से आप सभी का महाबुलेटिन सरकार में स्वागत है। तमाम बड़ी खबरें आपने देखी और इससे आप समझ सकते हैं कि कांटे की टक्कर के लिए मध्य प्रदेश भी तैयार है और इसके साथ छत्तीसगढ़ भी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के महाकौशल अंचल की। तो मध्य प्रदेश के महाकौशल अंचल में इस बार चुनावी मुकाबला बेहद तगड़ा होने जा रहा है। कांग्रेस ने महाकौशल की सभी 38 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन बीजेपी यहां अब तक सिर्फ 28 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर पाई है। बात कांग्रेस की लिस्ट की करें तो इसमें दो बड़ी बातें हैं, वो अब यहां आपको समझाते हैं। पहला, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति को फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। पहले उनका टिकट काट दिया गया था। नरसिंहपुर की गोटेगांव सीट से पहली लिस्ट में प्रजापति का टिकट काटकर आपको भी याद होगा कि शेखर चौधरी को टिकट दिया गया था, लेकिन भारी विरोध हुआ और उसके बाद दूसरी लिस्ट में संशोधन हुआ और फिर से टिकट पक्की हुई है एनपी प्रजापति की। कुल 3 यहां पर ऐसे संशोधन किए गए हैं, उसमें गोटेगांव भी शुमार है। वहीं निवास सीट से मौजूदा विधायक अशोक मरसकोले की सीट बदल दी गई है। अब उन्हें मंडला सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। निवास में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से चुनावी मुकाबले के लिए कांग्रेस ने चैन सिंह बरकड़े को टिकट दिया, मतलब ये बड़ा बदलाव हुआ है। इधर जबलपुर में भाजपा का गढ़ बनी कैंट और पनागर सीट से कांग्रेस ने नए चेहरों पर दांव खेला है। कैंट से अगर बात की जाए तो अशोक रोहाणी को टक्कर देंगे अभिषेक चौक से चिंटू, उन्हें टिकट दी गई है। और पनागर से राजेश पटेल को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया, जो जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं और कुर्मी समाज से आते हैं, लिहाजा उनकी उम्मीदवारी से कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि शायद पनागर के बड़ी तादाद वाले कुर्मी वोटर्स उन्हें वोट करें। महाकौशल में कांग्रेस ने अपनों पर ही भरोसा जताया है। छिंदवाड़ा हो या फिर बालाघाट, नरसिंहपुर, सिवनी, कटनी से मौजूदा विधायकों को टिकट दिए गए हैं। विजय राघवगढ़ हाई प्रोफाइल सीट है। भाजपा से कांग्रेस में आए पूर्व विधायक ध्रुव प्रताप सिंह और बहोरीबंद में भाजपा से कांग्रेस में आए शंकर महतो को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है। देखिए, महाकौशल को सत्ता की चाबी माना जाता है। 2013 में जो रिजल्ट्स हमारे सामने थे, ठीक उसके उलट कांग्रेस को हमने देखा बढ़त बढ़ाते हुए। साल 2018 में 38 में से 24 सीटें कांग्रेस ने अपने पाले में लाई थी और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस की सरकार बनी। हालांकि बाद में हमने देखा कि सरकार गिर भी गई, लेकिन माना यही जाता है कि जिसने महाकौशल को जीत लिया उसने मध्य प्रदेश की सत्ता हासिल कर ली है। और इसलिए प्रियंका गांधी भी चुनावी शंखनाद करने के लिए यहां पर पहुंची और महाकौशल में फोकस बीजेपी का भी काफी ज्यादा है। और उस वक्त महाकौशल का सियासी समीकरण समझाने के लिए कांग्रेस किस रणनीति के हिसाब से यहां पर प्रत्याशियों के टिकट का ऐलान कर चुकी है, ये हमें समझाएंगे। विजेंद्र हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं जबलपुर से। विजेंद्र, हमने देखा कि चुनावी शंखनाद कांग्रेस का हो या फिर बीजेपी का हो, जबलपुर से ही होता है। आपको भी वो तस्वीरें याद होंगी, प्रियंका गांधी पहुंची थी, मां नर्मदा की उन्होंने आरती की और यही कहा होगा कि महाकौशल हमने साध लिया तो मध्य प्रदेश की सत्ता भी हमने साध ली। अब कल दूसरी लिस्ट में पूरे पत्ते साफ हो गए, कांग्रेस की तमाम सीटों पर ऐलान हो गया है और अपने पुराने विधायकों पर ही एक बार फिर भरोसा जताया, लेकिन कई बदलाव हमने देखे। इससे समझा जा सकता है कि महाकौशल के लिए फूंक फूंक कर कदम रख रही है कांग्रेस। जिन 3 सीटों पर बदलाव हुआ उसमें हमने देखा कि गोटेगांव से फिर से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति को मौका दिया गया है। अंतिम समय में यह फेरबदल क्यों और क्या कुछ नए समीकरण आपने कल की लिस्ट में देखे? जी हाँ, बिल्कुल सही बात कही आकांक्षा आपने। महाकौशल पर सबकी निगाह है और इसीलिए भी निगाह है क्योंकि कांग्रेस का जो सीएम चेहरा है, पीसीसी चीफ कमलनाथ हैं, वो इसी महाकौशल के छिंदवाड़ा से आते हैं। और आपने देखा होगा कि तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने किस तरह से छिंदवाड़ा की और महाकौशल की घेराबंदी की थी। प्रियंका गांधी का आपने जिक्र किया, वो एक बार नहीं 2 बार महाकौशल पहुंची। यहाँ रानी दुर्गावती की प्रतिमा के माल्यार्पण की बात हो या मंडला की एक विशाल आदिवासी जनसभा की बात हो, लेकिन साथ साथ बीजेपी भी लगातार इस ओर ध्यान दे रही है। खुद पीएम मोदी बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे इसी जबलपुर में पहुंचे थे, जहां रानी दुर्गावती की 100 करोड़ रुपयों की लागत से बनने वाले भव्य स्मारक का भूमि पूजन किया गया था। तो ये बात तो सियासत के फोकस में आए महाकौशल की है, लेकिन इस बात से भी समझा जा सकता है कि कैसे एड़ी चोटी का जोर महाकौशल को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगाना चाहती है, क्योंकि सेटबैक 2018 में बीजेपी को इसी महाकौशल से मिला था। तो आप देखेंगे कि जो 7 सांसद चुनाव मैदान में हैं, 3 केंद्रीय मंत्री सहित, तो सबसे ज्यादा 4 सांसद जो है वो इसी महाकौशल
से चुनाव मैदान में उतारे गए हैं। तो ये कांग्रेस की सूचियां जारी होने के बाद जो हॉट सीट अगर हम कहते हैं तो ये 5-6 हॉट सीट हम गिना सकते हैं, हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं। मसलन जो नरसिंहपुर की सीट है जहां से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल चुनाव मैदान में उतारे गए हैं, उनका मुकाबला लाखन सिंह पटेल से होना है। जबलपुर पश्चिम बेहद हॉट सीट मानी जा रही है, जहां से 4 बार के सांसद जो जबलपुर से आते हैं राकेश सिंह, उनका मुकाबला जो है वो उनका मुकाबला तरुण भनोट से होना है, जो कि कमलनाथ के खास करीबी हैं और वित्त मंत्री रहे हैं। निवास में हमने फेरबदल दूसरी सूची में कांग्रेस में जो देखा वो इसलिए देखा क्योंकि फग्गन सिंह कुलस्ते आदिवासी चेहरा भारतीय जनता पार्टी का न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में माने जाते हैं। उनको निवास सीट से भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, जो कि पिछला चुनाव हार गई थी बीजेपी यहाँ से। कमल मर्सकोले जो सिटिंग एमएलए हैं, उनको यहाँ से सीट बदल दी गई है और उनको अब मंडला रिजर्व सीट, एसटी रिजर्व सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है। और यहाँ पर एक नया प्रयोग दूसरी सूची में कांग्रेस ने किया है, चूंकि चैन सिंह बरकड़े को फग्गन सिंह कुलस्ते के मुकाबले के लिए उतारा गया है। फग्गन सिंह कुलस्ते एक उम्रदराज चेहरा, पुराना चेहरा, अनुभव वाला चेहरा माना जाता है, तो वहीं चैन सिंह बरकड़े से एक दूसरी स्ट्रेटजी कांग्रेस ने दिखाई है कि नया चेहरा है, युवा है, आदिवासी वर्ग से जाहिर सी बात आते हैं चूंकि एसटी रिजर्व सीट है, लेकिन साथ साथ हाल ही में जनाधार बढ़ाकर ये आए हैं। निवास नगर परिषद जो है उसके अध्यक्ष ये चुने गए। लेकिन गाडरवारा सीट की जब हम बात करते हैं, वहां से राव उदय प्रताप सिंह जो कि सांसद हैं, वो विधानसभा के चुनाव मैदान में उतारे गए हैं। तो यहाँ मौजूदा विधायक सुनीता पटेल पर ही भारतीय जनता कांग्रेस ने यहाँ से भरोसा जताया है। लेकिन साथ ही साथ जो जिस बात के हम जिक्र कर रहे थे कि नकुल नाथ ने एक मंच से ऐलान किया था और 3 प्रत्याशियों के नाम बता दिए थे कि यही प्रत्याशी होने वाले हैं, उस पर दूसरी सूची में भी मुहर लगी। और इस सूची से समझा जा सकता है, पहली सूची हो या दूसरी सूची हो, कम से कम महाकौशल में कमलनाथ पीसीसी चीफ जो है, कांग्रेस ने अपनों पर ही भरोसा जताया है। यहाँ से लगे हुए मैहर पे आपने देखा कि नारायण त्रिपाठी बार बार इस शर्त पर कांग्रेस में आना चाहते थे कि उन्हें टिकट दे दी जाए, लेकिन उन्हें टिकट कांग्रेस ने नहीं दी, चूंकि भीतर विरोध था। पहले भी कांग्रेस में रह चुके थे वो, बाद में समाजवादी पार्टी में चले गए थे, फिर भाजपा में चले गए, दोबारा टिकट मिलने की शर्त पर कांग्रेस में आना चाहते थे। तो कांग्रेस ने ये बताने की कोशिश की कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में जो भी आ जाएगा, कोई भी बागी होगा तो उसे टिकट दे दी जाएगी। तो सख्त फैसले भी लिए हैं और अपनों पर भरोसा जताया, चूंकि कमलनाथ ने ये देखा कि 2020 में बहुत से लोग जो है वो पार्टी छोड़कर चले गए थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। बहुत से ऐसे विधायक थे जिनके पास मौका था या जिन पर तथाकथित तौर पर सत्तासीन भाजपा की ओर से डोरे डाले जा रहे थे, लेकिन जो लोग बुरे समय में कमलनाथ या कांग्रेस के साथ रहे, उन पर भरोसा जताया है, जिसमें जबलपुर उत्तर से नाम विनय सक्सेना का आता है, चूंकि वो माना जाता है कि उनको टिकट 2018 में जो पहली बार दिलाई गई थी वो अजय सिंह राहुल की ओर से दिलाई गई थी। अजय सिंह राहुल खुद चुरहट से अपना चुनाव हार गए थे, तो यहाँ कोई उनका हम कहें कि यहाँ कोई बड़ा उनका गॉडफादर नहीं था, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस के साथ बने रहे। लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस ये सीट बदल सकती है, लेकिन अपने वफादारों पर और अपने अपनों पर कांग्रेस पार्टी ने यहाँ भरोसा जताया है। अब अगर हम सिलसिलेवार तरीके से भी बात करें आकांक्षा महाकौशल की सीट की, तो 38 विधानसभा सीट वाला ये जो महाकौशल है, आपने भी बताया कि 24 सीटें जो थी 2018 में कांग्रेस पार्टी को हासिल हुई थी। प्रदीप जायसवाल जो कि कांग्रेस के बागी थे और निर्दलीय खड़े हुए थे, जो जीते थे, उनकी बीजेपी में एंट्री हो गई है और ये माना जा रहा है कि वारासिवनी से उनको फिर से टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। लेकिन यहाँ पर भी कांग्रेस ने उनके ही एक करीबी माने जाने वाले प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है और 38 में से 38 सीटें जो है प्रत्याशी जो है कांग्रेस ने घोषित कर दिए हैं। बीजेपी अभी 10 कदम पीछे है कांग्रेस से, चूंकि 38 में से 28 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। बाकी सीटों पर पेच फंसा हुआ है। जैसे हम जबलपुर उत्तर की हम बात करते हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे दावेदार हैं। कांग्रेस ने मौजूदा विधायक विनय सक्सेना को टिकट दे दिया। एक और बड़ा प्रयोग कांग्रेस ने किया, हम जबलपुर सिहोरा सीट की बात करते हैं। ये सीट जो है बीजेपी का गढ़ तो बनी हुई है, लेकिन हम पिछले पुराने अगर 3 बार के विधानसभा चुनाव परिणाम देखें तो बड़े मार्जिनल अंतर से नंदिनी मरावी यहाँ से विधायक चुनती आई हैं और यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने एकता ठाकुर, एक नई युवती है कांग्रेस की और अभी अभी वो जिला पंचायत की सदस्य बनी थी, उस पर दांव खेलते हुए उसे प्रत्याशी बना दिया है। और दूसरी तरफ नंदिनी मरावी हैं जो लगातार 3 बार की विधायक हैं, बार बार उनका मंत्रिमंडल में स्थान लाने की जगह की चर्चा होती थी, लेकिन अब उनका मुकाबला बिल्कुल एक युवा युवती से,
एक नए चेहरे से होने जा रहा है। यही वजह है कि जो 10 सीटें होल्ड की हुई है जैसे कि आपने बीजेपी ने, किया जबलपुर सिहोरा सीट बीजेपी ने अभी भी होल्ड कर रखी है और जबलपुर उत्तर होल्ड कर रखी है। नंदिनी मरावी लगातार जीतती आई लेकिन मार्जिनल उनकी जीत रही। तो क्या समझा जाए कि इस बार शायद क्या जबलपुर सिहोरा में कुछ नाम बदला हुआ हमें नजर आ सकता है? क्योंकि कई, अब देखिए एकता ठाकुर को लेकर के तो कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, ये युवा चेहरा है, तो क्या किसी युवा चेहरे को अब यहां पर क्या बीजेपी भी मौका दे सकती है और कब तक अब वो ऐलान करेगी? क्योंकि अभी तक बीजेपी छटाकशी करती रही कांग्रेस के ऊपर कि देखिए आप डरे हुए हैं, चुनावी मैदान पर आप आइए, लड़ने के लिए तैयार हो जाइए, डरिए मत। लेकिन अब तो स्पष्ट हो गया है 229 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बना चुकी है। बेशक शतरंज का जो आप देखेंगे कि बिसात जो है पूरी बिछी हुई है और कांग्रेस के जो जितने मोहरे हैं वो मैदान में हैं अभी। लेकिन बीजेपी की ओर से बहुत से मोहरे जो हैं, कम से कम 10 चेहरे जो हैं वो छिपा के रखे गए हैं। तो जाहिर सी बात है काउंटर स्ट्रेटजी बीजेपी भी देखना चाहती थी। और जहां तक जिक्र आपने सिहोरा सीट का किया तो यहां से इसलिए भी इस बात की संभावना है कि नंदिनी मरावी का टिकट बदला जा सकता है, क्योंकि हाल ही में यहां से खिलाड़ी सिंह आर्मो, जो कि कभी भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे, पिछला चुनाव जो था वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे और कांग्रेस की टिकट पर वो नंदिनी मरावी से चुनाव लड़े थे। और पिछला चुनाव जो 2018 का था सिहोरा सीट का, उसमें खिलाड़ी सिंह आर्मो महज 6,500 वोटों से हार गए थे। और उसके बाद अब जबकि खिलाड़ी सिंह आर्मो फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ से खिलाड़ी सिंह आर्मो को, जो कि कांग्रेस के बागी हो गए हैं, उन्हें बीजेपी मौका दे सकती है। और एक महिला सीट का भी फैक्टर है, क्योंकि महिला प्रत्याशी को सिहोरा से कांग्रेस ने उतार दिया है। बीजेपी को भी कम से कम एक महिला सीट तो देनी है। नंदिनी मरावी को भीतर खाने जो ऐसा कहा जा रहा है कि इंटरनल सर्वे में उनकी स्थिति ठीक नहीं है, वहाँ सीट बदली जा सकती है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जबलपुर उत्तर, यानी जो बीजेपी की परंपरागत सीट होती थी, पिछली बार बागी एक उम्मीदवार थे धीरज पटेरिया, उन्होंने 32,000 वोट हासिल कर लिए थे, इसलिए कांग्रेस जबलपुर उत्तर में जीत गई थी। तो वो सीट आज भी बीजेपी उत्तर अपनी मानती है। तो एक माना जा रहा है कि महिलाओं को प्रतिशत उनको आरक्षण देने के लिहाज से या उनको आगे करने के लिहाज से जबलपुर उत्तर से भी भारतीय जनता पार्टी जो है किसी महिला प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतार सकती है। अब अगर बाकी सीटों की भी अगर हम बात कर लें, चूंकि चर्चा तो महाकौशल की हो रही है, तो हम जिक्र कर रहे थे कि एनपी प्रजापति दोबारा चुनाव मैदान में उतार दिए गए हैं। लेकिन और अगर हम देखें कि एक पांढुर्णा को नया जिला इसी महाकौशल से बनाया गया है और बीजेपी इसको मास्टर स्ट्रोक मान रही है, वहां से कि नया जिला बना दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि जनता का रुझान जो होगा वो मांग पूरी होने के चलते बीजेपी पर होगा, ऐसा बीजेपी मान रही है। और एक जज हैं प्रकाश भाऊ उइके, उनसे इस्तीफा दिलवा के बीजेपी ने चुनाव यहाँ पर लड़वाया है। लेकिन मौजूदा विधायक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मौजूदा विधायक पर ही भरोसा जो है वो नीलेश उइके पर ही कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है। ये बेहद दिलचस्प हो जाता है। देखिए बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि महाकौशल में कांग्रेस ने पुराने विधायकों पर ही भरोसा जताया है, यानी कि ये समझा जाए कि कहीं पर भी कोई भी रिस्क यहां पर कांग्रेस नहीं लेना चाहती है, कहीं पर भी डैमेज ना हो, क्योंकि वो जानते हैं कि महाकौशल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मध्य प्रदेश के महासंग्राम के लिए। तो किसी भी तरह का भीतरगात ना हो, कहीं पर बगावती सुर ना देखने को मिले। क्या इसी कारण पुराने ही विधायकों पर भरोसा जताया गया है और उन्हीं को ही लीड देने का यहां पर मौका मिल रहा है? देखिए कांग्रेस पार्टी की अगर परंपरागत आप टिकट वितरण की शैली समझेंगे तो बहुत सी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। आपने देखा होगा कि परंपरागत तौर पर कांग्रेस पार्टी में छत्रप होते थे, जो पार्टी आलाकमान होता था वो छत्रपों पर डिपेंड होता था। उन पर जिम्मेदारी भी एक ये होती थी कि वो अच्छे चेहरों को टिकट दिलवाएं और जीत की गारंटी भी छत्रपों को लेनी होती थी। वही स्थिति आप देखें कि आज हालात जो है कमोवेश वो नज़र आएंगे। जो 3 छत्रपों की, हम बड़े 3 छत्रपों की बात कर लेते हैं कि जब मध्य प्रदेश आज से 10-20 साल पीछे जाकर भी देखें तो महाकौशल के छत्रप जो है इस क्षेत्र के कमलनाथ होते थे, वहाँ ग्वालियर चंबल में ज्योतिरादित्य सिंधिया होते थे, आज उनके साथ नहीं है। विंध्य की राजनीति की बात करें तो अजय सिंह राहुल का नाम आता था। तो ये आप देखिए कि महाकौशल में चूंकि कमलनाथ हैं और यहाँ से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और ये जो 2018 में चेहरे जीत कर आए ये उनकी ही पसंद के प्रत्याशी थे और ये वो चेहरे थे। एक बार दोबारा जिक्र करना चाहूँगा कि 2020 में जब सत्ता पलट हुई तो महाकौशल के वो सिपह सलार कमलनाथ के थे जो कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में नहीं गए थे, जबकि वहाँ तो एक तरह से कहा जा रहा था कि यदि जो आएगा उसे वहाँ पर मंत्री बना दिया जाएगा या निगम मंडल का अध्यक्ष बना दिया जाएगा, उपकृत कर दिया जाएगा। लेकिन ये कमलनाथ के खास
10 लोगों ने, जो कि इस 38 सीटों वाले महाकौशल से आते थे, उन्होंने कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा। लिहाजा कांग्रेस ने भी एक तरह से उनकी वफादारी का इनाम जो है वो यहाँ पर इस टिकट वितरण में दिया है। मौजूदा विधायक सभी को रिपीट किया गया है। महाकौशल की जब हम बात कर रहे हैं, एक मौजूदा विधायक जो सिर्फ निवास से है, वो रणनीतियों के मद्देनजर उनकी टिकट जो है, सीट जो है वो बदल दी गई है। अशोक मरसकोले जो निवास की बजाय मंडला से लड़ेंगे, और इस काउंटर स्ट्रेटजी का तोड़ बीजेपी यहाँ महाकौशल से कैसे निकालेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अंतिम सवाल है, बताइएगा कि महाकौशल को कहा जाता है कि अगर आपको साधना है तो आदिवासी वोटर्स को आपको लुभाना होगा, और हमने देखा है कि इसी कारण कई बड़े बड़े दौरे दिग्गजों के यहाँ पर हुए आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए। मंडला की बात हो, डिंडौरी की बात हो, अभी हाल ही में यहाँ पर हमने बड़े बड़े दौरे भी देखे हैं। तो ऐसे में आपको जो अब नए प्रत्याशी सामने आए, तो आपको लगता है कि क्या वाकई इन्हें अब नेतृत्व भी दिया गया है, या सिर्फ यहाँ पर घोषणाएं की जा रही थी, कांग्रेस की तरफ से भी बीजेपी की तरफ से प्रतिनिधित्व भी मिला है क्या आदिवासियों को? देखिए, अगर चूंकि कांग्रेस से ही शुरुआत करते हैं, चर्चा चूंकि आकांक्षा पहली और दूसरी सूची के बाद रणनीतिक बदलाव की है, तो हम लेटेस्ट अगर बातचीत करें तो मंडला में अभी प्रियंका गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव आई थी, और ये कहा जा रहा था कि आचार संहिता लग चुकी है और अब हालात जो है वहाँ एक तरह से शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा था, क्योंकि कांग्रेस के कई जो विधायक थे उनकी ओर से चैलेंज था कि इसमें भीड़ कितनी आती है। मंडला की जो आम सभा थी, जनाक्रोश रैली को जो प्रियंका गांधी ने संबोधित किया था, उसमें हजारों की तादाद में जनता वहाँ पर जुटी थी। और चूंकि कोर आदिवासी बेल्ट है, रामनगर का इलाका है, जहाँ से जो कि गोंडवाना का गढ़ माना जाता है, रामनगर के गोंडवाना के जो किला है उसी परिसर के पास ये नर्मदा जी के बाजू में ये सभा का आयोजन किया गया था, और जो सभा स्थल पर भीड़ जुटी थी उससे ये कहा जा रहा था कि आदिवासी का जो मन है वो अभी कांग्रेस से भटका नहीं है। हालांकि बीजेपी की ओर से भी आदि महोत्सव का आयोजन इसी रामनगर में, मंडला में किया जाता रहा, और 2-3 बड़े कार्यक्रम जो है वो बीजेपी की ओर से किए गए। 47 सीटें जो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है। बीता चुनाव जो 2018 का था उसमें से 31 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। यही वजह है कि स्ट्रेटेजिकली बीजेपी जो है वो काम कर रही थी आदिवासियों को रिझाने के लिए। इसके लिए आपने देखा होगा, सबसे पहले जबलपुर से जो शुरुआत हुई थी, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के ऐलान की, जिसमें अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री यहां पर पहुंचे थे। पेशा एक्ट लागू करने की बात हो, तो 3-4 बिंदु हैं जिसको लेकर बीजेपी ने बड़ा एग्रेसिवली यहां काम किया है। लेकिन आदिवासी वर्ग जो है वो किसके साथ देगा ये तो चुनाव परिणाम बताएगा। लेकिन कांग्रेस की ओर से भी यहाँ पर आदिवासी अधिकार यात्रा इसी महाकौशल के छिंदवाड़ा से शुरू की गई थी, उसको भी जो रिस्पांस मिला है तो वो बताता है कि 47 विधानसभा की जो एसटी रिजर्व सीट्स है उसमें तगड़ा मुकाबला यहाँ पर महाकौशल में होने वाला है। बिल्कुल विजय, जैसे कि आप बता रहे हैं ये बात तो तय है। देखिए अभी 10 सीटें बची है महाकौशल की, बीजेपी पत्ते खोलेगी और तब क्लियर हो जाएगा कि कांटे की टक्कर किनके बीच में है, कौन कौन से प्रत्याशी आमने सामने होंगे। लेकिन महाकौशल को आपको साधना है, आदिवासियों को आपको साधना है, और अगर महाकौशल के किले को फतह करना है तो आदिवासियों को तो जितना ही होगा। और अब गेंद जो है पाले में, आम जनता के पाले में, देखते हैं किन प्रत्याशी पर वो मोहर लगाती है और महाकौशल का गढ़ वो किसके नाम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र, पूरा समीकरण हमें समझाने के लिए, दर्शकों को भी समझाने के लिए।